ये सदन लगभग 3 घंटों से त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पर चर्चा कर रहा है और इस चर्चा को समृद्ध करने के लिए ज्ञानीबेन ठाकुर से लेकर श्री जयंत रॉय तक इस सभागृह में 30 सदस्यों ने अपने बहुमूल्य विचार सदन के पटल पर रखने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, सहकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जो देश में एक प्रकार से हर परिवार को छूता है। हर गांव में कोई न कोई ऐसी इकाई है जो सहकारिता के माध्यम से कृषि विकास, ग्रामीण विकास और स्वरोजगारी के काम के अंदर जुटी हुई है, देश के विकास के अंदर योगदान करती है। और ये जो विधेयक है, ये आपके माध्यम से पारित होने के बाद इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी, स्वरोजगार और छोटी उद्यमिता इसका विकास होगा, सामाजिक समावेशन भी बढ़ेगा और नवाचार और अनुसंधान में भी कई नए मानांक गढ़ने के लिए मौके उपलब्ध होंगे। और एक प्रकार से सहकारिता की भावना से युक्त और आधुनिक शिक्षा से लैस एक नया सहकारी नेतृत्व, कोऑपरेटिव लीडरशिप पूरे देश को प्राप्त होगी। और मेरे लिए एक प्रकार से सौभाग्य का विषय है कि विधेयक को आज मैं सदन के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इस सहकारी विश्वविद्यालय की जो कल्पना आई, उसके बाद इसका नाम रखने का जब सवाल आया तो इसको त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय नाम रखने का निर्णय हुआ। मान्यवर, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय जो नाम रखा, उसके पीछे सहकारिता का दुनिया भर को आश्चर्यचकित करने वाला एक मॉडल और गांधी जी के सिद्धांतों से युक्त सहकारिता के सिद्धांतों के आधार पर ही प्रामाणिकता के साथ पूरा जीवन व्यतीत करने वाले एक व्यक्तित्व की भी इसमें बात आती है। ये त्रिभुवन जो नाम आया है, ये श्री त्रिभुवन काशीभाई पटेल के नाम से आया है। और ये त्रिभुवन भाई पटेल वही व्यक्ति है जिन्होंने मान्यवर अमूल की नींव डालने का काम किया। आजादी के पहले गुजरात के आनंद खेड़ा जिले के अंदर किसानों का दूध वहां से मुंबई की पॉल्सन डेयरी में जाता था। एक दिन कुछ किसानों ने दूध के भाव में बढ़ोतरी का मांग किया, पॉल्सन डेयरी ने दूध लेना बंद कर दिया। किसान असहाय हुए, त्रिभुवन भाई के नेतृत्व में सरदार पटेल के पास गए तो सरदार पटेल ने कहा, अगर आपको गुलामी ही करनी है तो शोषण का भी सहन करना पड़ेगा, और अगर गुलामी नहीं करनी है, शोषण सहन नहीं करना है, तो आपकी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाइए और आपके दूध का व्यापार आप खुद बनाइए। और वहां एक पहली छोटी सी एक गांव की कोऑपरेटिव बनी जिसमें 250 लीटर दूध एकत्रित होता था। वहां से लेकर विश्व की सबसे मजबूत कोऑपरेटिव ब्रांड अमूल तक की ये यात्रा त्रिभुवन दास पटेल की। त्रिभुवन दास सरदार पटेल जैसे महान नेता के सानिध्य में रहकर भारत के अंदर सहकारिता की नींव डालने वाले व्यक्तियों में से एक।
मान्यवर, और आज जो गुजरात राज्य सहकारी दूध विपणन संघ GCMMF जो बना है, जिसको अमूल के बहुत छोटे से नाम से हम जानते हैं, वो त्रिभुवन दास जी का विचार का देन है। और मान्यवर, 1-250 लीटर से शुरू की हुई अमूल की यात्रा जो 1946 के अंदर गुजरात के कस्बे के अंदर शुरू हुई, वो आज भारत का सबसे बड़ा डेयरी ब्रांड बनकर विश्व के सामने उपस्थित है। और मान्यवर, अमूल का मॉडल जो है वो आज इतना विकसित हुआ कि मैं जब स्थापना हुई तब की तो बात नहीं करता, मगर 2003 में अमूल का टर्नओवर 2882 करोड़ था। आज अमूल की बिक्री 60,000 करोड़ को पार कर गई, जो कई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हिंदुस्तान लीवर से 5 गुना बड़ा है, नेस्ले इंडिया से 8 गुना बड़ा है। और आज मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इतने बड़े आंदोलन में किसी की भी शेयर पूंजी हिस्सा 100 रुपये से बड़ा नहीं है। छोटी छोटी गरीब किसान महिलाओं ने 100 रुपया इकट्ठा कर इसको बनाया है। और आज जब है हम सब चीज को आश्चर्यचकित होकर पूरी दुनिया देख रही है, और अमूल का ग्रुप टर्नओवर दूध के अलावे कारोबार का मिलाकर 90,000 करोड़ तक पार कर गया है। गुजरात की 36 लाख महिलाओं को स्वरोजगारी देने का काम हुआ है। और ये मॉडल को आज प्रधानमंत्री जी ने इस विधेयक, इस यूनिवर्सिटी को त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी नाम देकर त्रिभुवन दास पटेल को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि देने का काम मान्य होता है। मैं मान्यवर, मैं इस बिल की जरूरत क्या है उस पर आने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहता हूं। मान्यवर, नरेंद्र मोदी सरकार 2004 में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, और ये 10 साल का कालखंड इस देश के गरीबों के लिए, जब भी देश का इतिहास लिखा जाएगा, स्वर्णिम अक्षर से लिखा जाएगा। एक 10 साल के समय के अंदर ही इस देश के गरीब को घर देने का काम हुआ, शौचालय देने का काम हुआ, पीने के पानी देने का प्रयास हुआ, 5 किलो अनाज उसको मुफ्त में दिया गया। मान्यवर, इनको सुनना है तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, तो दीजिए। मान्यवर, इनको घर में गैस देने का काम हुआ, 5 लाख तक का आयु दवाइयों का पूरा खर्च माफ कर दिया गया, और मान्यवर उनके घर में बिजली भी पहुंचाई। अब आप लोग कह रहे हैं 10 ही साल में हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी आने के पहले 75 साल में 12 करोड़ गैस के सिलेंडर, गरीबों के नहीं, अर्बन एरिया के गरीबों के बहुत छोटी सी संख्या थी, और नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में 12 करोड़ बांटे। शौचालय की संख्या भी आपके 75 साल से कई गुना ज्यादा है। घर बनाने की संख्या भी आपके 75 साल से कई गुना ज्यादा है। और मान्यवर, उसकी दवाई का कोई व्यवस्था नहीं था। आज देश के हर गरीब को दिल्ली में भी कमल खिल गया,
दिल्ली बाकी था, वहां पर भी आयुष्मान भारत आ गया। मान्यवर, आज देश के हर गरीब को 5 लाख तक का खर्चे का चिंता नहीं करना। सिर्फ बंगाल बचा है दादा, ये चुनाव के बाद वहां पर भी कमल खिलेगा और वहां पर भी आयुष्मान भारत आ जाएगा। मान्यवर, मैं नहीं बोल रहा था ये बुलवाए, मैं तो सीधा विषय पर जा रहा। मान्यवर, 10 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आए। एक प्रकार से इसको घर मिल गया, घर में बिजली मिल गई, घर में पानी मिल गया, घर में शौचालय मिल गया, घर के ऊपर सोलर पैनल लगने लगा, इसको 5 लाख तक का बीमा मिल गया, 5 किलो अनाज मुफ्त मिल गया। अब गरीब को ये सब मिल तो गया, मगर इसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। समस्या ये आई मान्यवर कि पहले इसका पूरा जीवन पीढ़ियों तक 365 दिन जिन चीजों के लिए जाता था, वो सारी चीजें मोदी जी ने 10 साल में समाप्त कर दी। अब वो क्या करे, उसके लिए तो कोई काम ही नहीं बचा। अब वो गरीब को मान्यवर, इनकी बात सही है। ये भौतिक संपदा की जो बात कर रहे हैं, देश में ढेर सारे लोगों को ये मिला है, मगर विचारों का दारिद्र्य आज भी खलास नहीं हुआ है। अभी मेरे सामने बैठा है, वैचारिक रूप का दारिद्र्य का नरेंद्र भाई के पास ही इलाज नहीं है। मान्यवर, ये विचारों की जो गरीबी है, इसको तो हम कैसे मिटा सकते हैं? वो तो पार्टी की हायरार्की में ऊपर से नीचे आती है, अब ऊपर ही नहीं है। हमारे गुजरात में कहावत है कि कुएं में भी नहीं है तो खेत में कहां से आएगा। मान्यवर, ये वैचारिक दारिद्र्य का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। मान्यवर, ये गरीब के सामने एक समस्या आ गई कि अब क्या करना। मुफ्त अनाज मिल गया, बिजली का कनेक्शन आ गया, गैस आ, इसके लिए वो संघर्ष कर रहा। अब उसको आगे बढ़ना है, कुछ उद्यम करना है, देश के विकास में अपना योगदान देना है, मगर उसके पास पूंजी नहीं है। बेचारे के पास पूंजी नहीं है। पूंजी नहीं है तो वो कैसे करे? और मान्यवर, पूंजी बगैर के व्यक्ति को उद्यमिता के साथ जोड़ने का एक ही रास्ता है, कोऑपरेटिव सेक्टर, जिसके माध्यम से 100-100 रुपए की पूंजी के मिलाकर करोड़ों लोग साथ में आकर अपना उद्यम कर रहे हैं, सम्मान पूर्वक जी रहे हैं, स्वरोजगार भी प्राप्त कर रहे हैं और स्वरोजगारी के माध्यम से देश के विकास में अपना योगदान भी दे रहे हैं। मान्यवर, ढेर सारे अर्थशास्त्रियों के हिसाब से देश के अर्थतंत्र का एक मानांक जीडीपी है। इसको मैं भी स्वीकार करता हूं। जीडीपी एक बहुत बड़ा मानांक होता है देश के अर्थतंत्र की स्वास्थ्य बताने का, मगर भारत जैसा देश जहां 130 करोड़ की आबादी है, इसके साथ जीडीपी के साथ साथ रोजगारी भी बड़ा माध्यम है। मान्यवर, रोजगारी भी बड़ा माध्यम है और सहकारिता क्षेत्र एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो 130 करोड़ लोगों को स्वरोजगार के माध्यम से देश के विकास के साथ भी जोड़ता है और अपने सम्मान की भी रक्षा कर सकता है। मान्यवर, इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने 75 साल से देश का किसान, ग्रामीण व्यक्ति, कोऑपरेटिव लीडर मांग कर रहे थे कि देश की भारत सरकार के अंदर एक कोऑपरेटिव मंत्रालय बने। कोई नहीं सुनता था। मोदी जी ने 3.5 साल पहले कोऑपरेटिव मंत्रालय बना दिया और मान्यवर, कोऑपरेटिव मंत्रालय बनाया, उसके बाद में सहकारिता के विकास की एक नया अध्याय शुरू हुआ। मान्यवर, कोऑपरेटिव मंत्रालय बनाने के बाद देश की 8 लाख सहकारी समितियां हैं, 30 करोड़ लोग इसके सदस्य बने हैं। एक प्रकार से हर परिवार से एक व्यक्ति जुड़ा है। देश में हर 5वां व्यक्ति कोऑपरेटिव से जुड़ा हुआ है और इसके विकास के लिए 75 साल से कोई प्रयास मान्यवर नहीं किया गया था। और मान्यवर, इसीलिए मोदी जी ने
मान्यवर इसीलिए मोदी जी ने कोऑपरेटिव मंत्रालय की स्थापना की और इसके बाद क्या हुआ मान्यवर 3.5 साल के अंदर कोऑपरेटिव मंत्रालय ने ढेर सारा काम किया है। 75 साल से देश के सहकारिता आंदोलन चलते 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 पूरे देश भर में एक प्रकार से सिमेट्रिक आंदोलन नहीं रहा, विसंगतियां हुई। पश्चिम में अच्छा चल रहा था, दक्षिण में अच्छा चल रहा था, मध्य में मध्यम प्रकार का था, उत्तर में निर्बल हो गया, पूर्व में थोड़ा निर्बल हो गया। देश भर में असमान सहकारिता का आंदोलन चल रहा था और इसका विकास करना है तो सबसे पहले गैप्स ढूंढने पड़ेंगे। गैप्स कैसे ढूंढेंगे? कोई डेटाबेस ही नहीं था क्योंकि सहकारिता राज्य का विषय है, तो गैप्स कैसे ढूंढेंगे? हमने सबसे पहला काम किया, सभी राज्य सरकारों को साथ में रखकर सहकारिता का डेटाबेस तैयार किया और मान्यवर 2.5 साल में सहकारिता का पूरा डेटाबेस बन चुका है। मान्यवर आज हमारे डेटाबेस की साइट पर कोई चला जाए और बिहार के नक्शे पर उंगली रखे तो बिहार में टोटल कितनी कोऑपरेटिव है, डेयरी कोऑपरेटिव कितना है, पैक्स कितना है, मार्केटिंग की कितनी है, मत्स्य कितनी, हाउसिंग की, ये सारी चीजें मिलेगी। फिर बिहार के दरभंगा जिले में जाएगा, वहां उंगली रखेगा तो वहां का मिल जाएगा। फिर एक गांव का जाएगा तो गांव का भी मिलेगा। तो चिन्हित होगा कि गैप कहां है और फिर तय हुआ कि 2 लाख नए प्राथमिक कोऑपरेटिव सोसाइटी पैक्स बनाए जाएंगे। इसके बाद देश में एक भी पंचायत ऐसी नहीं होगी जहां पैक्स नहीं हो। और इस बात का भी अध्ययन किया गया कि पैक्स पहले भी बने थे, बंद क्यों हो गए? तो पैक्स इसलिए बंद हुए मान्यवर कि इनकी आर्थिक सुधारों के साथ साथ इनकी गतिविधियों पर कई प्रकार की कटौती आ गई। पहले पैक्स डिपॉजिट लेते थे, अब डिपॉजिट लेने में मनाही आ गई। पैक्स अपना ऋण खुद लेते थे, खुद ऋण देते थे तो ब्याज का दर वो तय करते थे। अब रिजर्व बैंक नाबार्ड ने ब्याज का दर तय कर दिया। अब उनके पास जो पूंजी आती है इसके 1.5% में ही किसान को देना पड़ता है, तो पैक्स कभी मुनाफा नहीं कर सकता। इसलिए हमने पैक्स के साथ इसके बायलॉज बदलने का निर्णय किया और मैं देश भर की सभी दल की सरकारों का इस सदन में से फ्लोर पर खड़ा रहकर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि पैक्स के बायलॉज भारत सरकार नहीं बदल सकती, पैक्स के बायलॉज राज्य सरकारें ही बदल सकती है। मैंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात किया, मॉडल पैक्स के बायलॉज भेजे और मुझे आनंद है कि कश्मीर से कन्याकुमारी और नॉर्थ ईस्ट से लेकर द्वारका तक पूरे देश ने बायलॉज एक्सेप्ट किए और सभी बायलॉज बदल। मानवर बायलॉज बदलकर हमने क्या किया? 25 से ज्यादा आर्थिक कार्यकलाप पैक्स के साथ जुड़े, इसके अंदर चुनाव की पद्धति जुड़ी और इसके अंदर एक कॉमन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डाला जो देश की सभी भाषाओं में बना हुआ है। मान्यवर हमने पैक्स लघु मध्यम और दीर्घ अवधि के कृषि ऋण देता है, उन्नत अब बीजों का भी वितरण कर पाएगा, फल सब्जियों का उत्पादन कर पाएगा, मधुमक्खी पालन कर पाएगा, पैक्स मत्स्य सोसाइटी भी होगी, पैक्स डेयरी भी होगा, पैक्स रेशम उत्पादन के साथ भी जुड़ेगा, पैक्स कॉमन सर्विस सेंटर भी होगा। और मान्यवर मुझे बताते हुए आनंद है कि आज लगभग इस देश के अंदर मान्यवर 43,000 पैक्स 43,000 पैक्स सीएससी बन चुके हैं, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की 300 से ज्यादा योजनाएं वहां टिप पर मिलता है। जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन कराना है पैक्स से करा लेते हैं, एयर टिकट बुक कराना है पैक्स के करा लेते हैं, रेलवे का टिकट बुक कराना है वहीं से हो जाता है और कई प्रकार के सत्यापन भी आज पैक्स कर सकता है। ऐसे 43,000 पैक्स बने हैं। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र हमने पैक्स बनाए, 36,000 पैक्स पीएमकेएसके के रूप में आज काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र बनाने का भी हमने उसको मौका दिया और आज 4,000 से ज्यादा
सोसाइटियां जन औषधि केंद्र बन चुकी हैं। पेट्रोल और डीजल आउटलेट के लिए कहा, 400 पैक्स अपना पेट्रोल पंप बना चुके हैं। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कहा, कई सारे पैक्सों ने आवेदन कर दिए हैं। और मान्यवर, अब तक भंडारण का काम करीब स्टोरेज का काम, अनाज के स्टोरेज का काम प्राइवेट हाथों में चला गया था। हमने विश्व की सबसे बड़ी भंडारण योजना नरेंद्र मोदी जी ने, और 576 पैक्स अब तक गोडाउन बनाने का काम चालू कर चुके हैं। 11 पैक्स का गोडाउन समाप्त हो चुका है और पैक्स के माध्यम से ही खरीदा हुआ धान और गेहूं वहीं स्टोरेज होता है और वहीं से हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज पहुंचाया जाता है। मान्यवर, और हमने ये सब बिजनेस करने के लिए, ये सब काम करने के लिए कंप्यूटराइज एक सॉफ्टवेयर दिया। भारत सरकार ने 2516 करोड़ रुपया परिव्यय कर देश की 67,000 पैक्स को कंप्यूटर भी दिया, सॉफ्टवेयर भी दिया और खर्चा कर लेगेसी डेटा का स्टोरेज भी कराया। और आज इस 67,930 पैक्स में से मान्यवर 43,658 पैक्स, ये लगभग 2/3 पैक्स लाइव हो गए हैं। शाम को ही इनका अकाउंट हो जाता है, उनका ऑडिट भी ऑनलाइन होता है, सारा कारोबार ऑनलाइन हो चुका है। मानव, एक प्रकार से सहकारिता क्षेत्र में एक क्रांति आई है। और 2 लाख बहुउद्देशीय नए पैक्स जो बनाने हैं, इसके लिए एनडीडीबी, एनएफडीबी और राज्यों के संघ, ये तीनों को जिम्मेदारी दी है। पंचायतें भी चिन्हित हो चुकी है, उनकी रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही भी चालू है। अब तक 60,000 से ज्यादा एप्लीकेशन आ चुके हैं और 14,000 से ज्यादा पैक्स उसमें से काम करते हुए हो गए हैं। मान्यवर, जब ये 2 लाख पैक्स हर पंचायत में पहुंचेगा तो फिर से एक बार सिमेट्रिक तरीके से, संतुलित तरीके से हमारे देश का कोऑपरेटिव आंदोलन खड़ा होगा। जब पैक्स बनता है तो ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक बनती है, जब ग्रामीण डेयरी बनती है तो ऊपर जिले की डेयरी बनती है, जब जिले की डेयरी सभी जिलों में बन जाती है तो प्रदेश का डेयरी का स्ट्रक्चर बनता है। मूल चीज पैक्स है मान्यवर, और ये पैक्स हर पंचायत में पहुंचाने का काम हम दूसरी बार देश की जनता के सामने जनादेश लेने के लिए जाएंगे, उसके पहले हम समाप्त कर देंगे और सहकारिता का व्याप पूरा आगे बढ़ेगा। जैम पर खरीदी के लिए हमने लगभग 550 से अधिक सहकारी समितियां ऑन बोर्ड हो चुकी हैं। अब खरीदी का अभियान भी चलाने वाले हैं। सालों से मान्यवर, मैं कहूंगा ये फिर से रुक जाएंगे। कांग्रेस के शासन में पैक्स को इनकम टैक्स में बड़ा अन्याय होता था। सहकारी समितियों पर आयकर पर अधिभार 12% से कम कर 7% किया, मैट को 18.5% से कम कर 15% किया और धारा 269 एसटी के तहत 2 लाख से कम लेन देन पर आयकर जुर्माने से छुट्टी दी गई और उनका वह निर्माण करने वाली सहकारी समितियों का दर 30% से घटाकर 15% कर दिया। पैक्स और बाकी लोगों के लिए 2 लाख से बढ़ाकर नकदी जमा करने का काम 20,000 से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया और टीडीएस से मुक्ति की सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दी और 3 नए सहकारी समिति राष्ट्रीय स्तर की बनाने का हमने काम किया, जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का काम करेगी। मान्यवर, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड एक राष्ट्रीय कोऑपरेटिव संस्था बनाया, जिसमें अब तक लगभग 8,000 पैक्स जुड़ चुके हैं। इनके माध्यम से हमारा किसानों का, देश के किसानों का उत्पाद विदेश में एक्सपोर्ट करने का काम चल रहा है और अब तक 12 लाख टन सामग्री हम NCEL के माध्यम से दुनिया भर के बाजारों में भेजकर इसका मुनाफा सीधा किसान के पास हमने पहुंचा है। भारतीय जैविक सहकारी बीज लिमिटेड, इसके माध्यम से जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट किसान खरीदता है, उत्पादित करता है, इसको खरीद कर इसका टेस्टिंग कर
भारत ब्रांड के विश्वसनीय ब्रांड नेम देकर पैकेजिंग कर आज बाजार में बेचा जाता है। इसके कारण ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जिनको चाहिए उन लोगों को अच्छे दाम देने के लिए तैयार है, उनको विश्वसनीय ऑर्गेनिक चीजें चाहिए। तो ये टेस्टेड लेबोरेटरी में, दुनिया की सबसे आधुनिक लेबोरेटरी में टेस्टिंग की हुई चीजें अमूल और भारत ब्रांड के साथ जाती है और 19,000 पैक्स के किसान अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को BBSSL के माध्यम से आज ऑर्गेनिक मार्केट के अंदर देश और विदेश के बेचते हैं। इसकी टेस्टिंग की कंप्लीट व्यवस्था हुई है और टेस्टेड मटेरियल एक भारत ब्रांड के साथ जाता है और ढेर सारे ब्रांड, ढेर सारी प्रोडक्ट हमने की। मैं आगे बताता हूं आपको प्रोडक्ट का लिस्ट। और इसके साथ भारतीय जैविक सहकारी बीज लिमिटेड किया है। हमारे मीठे बीजों का जो परंपरागत बीज है, जिसका टेस्ट ठीक है, जो स्वास्थ्य के लिए भी उपकारक है, एक भी बार हाइब्रिड नहीं किया गया, ऐसे बीजों का संरक्षण और संग्रहण कर हमने इसको संरक्षित किया। और बीज उत्पादन के लिए, हाइब्रिड बीज उत्पादन के लिए, जो पहले बड़े किसानों के लिए ही कॉरपोरेट कंपनियां इसका एग्रीमेंट करती थी, इसकी जगह 2.5 एकड़ के किसान को भी बीज उत्पादन के लिए हमने जोड़ा और आज 20,000 पैक्स के किसान बीज उत्पादन का, पूरा देश जानता है कि अनाज उगाने में और बीज की खेती करने में 2.5 गुना नफा बीज की खेती करने में, मगर छोटा किसान नहीं कर पाता था मान्यवर। इसके माध्यम से हुआ है मान्यवर। और ये जो ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव हमने बनाई भारत ऑर्गेनिक ब्रांड के लिए, मैं इसलिए सदन के सामने कहता हूं कि आपके माध्यम से देश भर में जाए, उनको अगर विश्वस्त ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अपनी रसोई के लिए लेनी है तो ले भी पाए, ऑनलाइन भी मिलता है। इसमें जैविक चावल, आटा, अनाज, बाजरा, चीनी, गुड़, चाय, कॉफी, साबुत मसाले, जैविक तेल, शहद और पीसे हुए मसाले, सूखे मेवे, जैविक बेसन, जैविक चना की दाल, जैविक मसूर की दाल, जैविक राजमा, तूर दाल और साबुत हरी मूंग, ये सारा 100% ऑर्गेनिक आज भारत ब्रांड के नाम से उपलब्ध है। और दूसरी विशिष्ट बात यह है, ये सारा जो ज्यादा रेट मिलता है वो रेट अमूल की ही पेटेंट पर 20% ही ये ऑर्गेनिक लिमिटेड के अकाउंट में जाता है, 80% पर केजी के हिसाब से सीधा किसान के अकाउंट में भेज दिया जाता है। पहले हम किसान को एक बेस रेट देते हैं, मगर जो ज्यादा रेट मिलता है वो 31 दिन को इसका हिसाब किताब कर पर केजी हमने वापस देने की बात करी है। और मान्यवर, NCDC सालों से बनी थी, सहकारिता मंत्रालय मोदी जी ने बनाया, क्या परिवर्तन हुआ सब जानते हैं। NCDC सहकारी संस्थाओं को ऋण देने की बात है, मगर पहले कोई ऋण लेने के लिए आए ऐसा सहकारी आंदोलन ही नहीं था। NCDC 20-21 में 25,000 करोड़ का टर्नओवर करती थी, 25,000 करोड़ का ऋण वितरित करती थी। 23-24 में, 21 में स्थापना हुई, 23-24 में 25,000 से 60 करोड़ हुआ और 24-25 में अब तक 1,28,000 करोड़ रुपए का हमने माने। और 25,000 से 1,28,000 इतना सारा ऋण कोऑपरेटिव सोसाइटीज को देने का काम NCDC ने किया है। और ये सब होकर NCDC का शुद्ध मुनाफा भी बढ़ा है। और मान्यवर, NPA कितना है? नेट NPA 0% है, एक काना पैसा भी डूबा नहीं है। आज भी मैं कहना चाहता हूं इस सदन के ऊपर कि जो छोटा किसान है, जो ग्रामीण व्यक्ति है, वो प्रामाणिक है, वो ऋण लेता है तो ऋण चुकाता भी है और सूद भी देता है। इसलिए ये 0 नेट NPA के साथ 1,28,000 करोड़ का कारोबार किया है। NCDC ने 44 समुद्री ट्रॉलर महाराष्ट्र और गुजरात के मछुआरों के लिए दिए हैं, जो डीप सी में जाकर इसके मत्स्य का उद्योग करते हैं। 48 सहकारी मिलों को, चीनी मिलों को 10,000 करोड़ दिया है। लगभग 3,000 FPO बनाए हैं।
1070 FFPO बनाए हैं और 800 करोड़ का मुनाफा इस बार NCDC ने किया है। ऋण भी बढ़ाया, 0 NPA भी लिया और मुनाफे को 100 करोड़ से 800 करोड़ तक करने का काम हमारी NCDC ने किया है। मान्यवर, कई सारे नए बदलाव किए गए। सहकारी क्षेत्र में समस्त धन का प्रवाह, कोऑपरेटिव प्रवाह, सहकारी बैंकों को जोड़ने के लिए हमने गुजरात के पंचमहाल और बनासकांठा जिले में कोऑपरेशन एमंग्स कोऑपरेटिव, हर सहकारी संस्था का अकाउंट कोऑपरेटिव बैंक में होगा और जो सहकारी समिति का जो सदस्य होगा उसका भी अकाउंट कोऑपरेटिव बैंक में होगा। मान्यवर, मेरा भी अकाउंट कोऑपरेटिव बैंक में मैंने कर लिया और ये आंदोलन के कारण गुजरात के बैंकों के अंदर लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का डिपॉजिट की बढ़ोतरी हुई है। मान्यवर, सहकारी चीनी मिलों के लिए हमने कई सारा काम किया है। पहले मैं सहकारी बैंकों की बात बताऊंगा। पहले यूसीबी को 2003 से नए ब्रांच खोलने की परमिशन नहीं थी। अब 10% तक ब्रांच, वो नई शाखाएं अपने आप खोलने की परमिशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से मिल गई। पहले डोर स्टॉप बैंकिंग की उनको परमिशन नहीं थी। अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक डोर स्टेप बैंकिंग कर सकते हैं। पहले उनको वन टाइम सेटलमेंट की परमिशन नहीं थी। अब वो भी नेशनलाइज और शेड्यूल्ड बैंकों की तरह वन टाइम सेटलमेंट कर सकते हैं। PSL के लिए उनको 5 साल का समय पीरियड दिया गया और RBI में कोई कोऑपरेटिव बैंकों की सुनवाई नहीं थी। अब एक नोडल ऑफिसर बनाया गया है जो कोऑपरेटिव बैंकों की समस्या RBI में सुनेगा। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के आवासन ऋण की सीमा को 2 गुना कर दिया गया और वाणिज्यिक रियल एस्टेट को भी ऋण देने का परमिशन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से दिया गया और नॉन शेड्यूल्ड बैंकों के लिए ढेर सारे काम किए गए जिससे वो मजबूत हो। गोल्ड की सीमा को भी डबल किया गया है और राष्ट्रीय सहकारी वित्त विकास निगम NABCP जो है उसने एक अम्ब्रेला संगठन बनाया है जो कोई भी कोऑपरेटिव बैंक वीक पड़ेगी इसको फाइनेंस करेगा और उसको बंद होने से बचाएगा और डिपॉजिटरों का जो बीमा था उसको भी 1 लाख से बढ़ाकर नरेंद्र मोदी जी ने 5 लाख तक करने का काम किया है। मान्यवर, इसके कारण कोऑपरेटिव बैंकों में विश्वास बढ़ा है। मान्यवर, सहकारी चीनी मिलों की मैं बात करूं, कई सालों से बड़े बड़े कोऑपरेटिव लीडर कृषि मंत्री रहे मगर सहकारी चीनी मिलों को इनकम टैक्स का जो प्रॉब्लम था वो कभी समाप्त नहीं होता था। अब नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद 2022 के अंदर 2016 से चलता हुआ एक असेसमेंट के प्रॉब्लम को हमेशा के लिए समाप्त किया। 46,000 करोड़ रुपया चीनी मिलों की जो डिमांड थी वो समाप्त हो गई और हर साल 8,000 करोड़ रुपया की नई डिमांड जनरेट नहीं होगी। शायद ही आजादी के बाद कोऑपरेटिव चीनी मिलों को मान्यवर इतना बड़ा फायदा हुआ हो। 84 मिलों को 10,000 करोड़ का हमने ऋण स्वीकृत किया। एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम में सहकारी चीनी मिलों की प्रायोरिटी तय की गई। मोलासिस आधारित इथेनॉल संयंत्रों को और मल्टी फीड संयंत्र, मतलब जब गन्ना की मिल चल नहीं रही है तो उसमें मक्के और बाकी सारे उत्पादों से भी वो इथेनॉल बना पाए, इस तरह का मल्टी फीड संयंत्र में परिवर्तित करने की हमने फाइनेंस की योजना चालू की और मोलासिस पर GST के दर को 28% से घटाकर 5% करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हमने CRCS का पूरा कार्यालय इसका कंप्यूटराइजेशन किया, राज्य के पूरे रजिस्ट्रार के कार्यालयों का कंप्यूटराइजेशन किया, ग्रामीण विकास बैंकों के पूरी ब्रांचों का कंप्यूटराइजेशन किया और ये पूरा खर्चा मान्यवर भारत सरकार ने उठाया है। मान्यवर,
श्वेत क्रांति 2 के लिए भी हमने लक्ष्य रखे। दूध के प्रोक्योरमेंट में अभी 660 लाख लीटर प्रतिदिन होता है। हमने 28-29 में इसको 660 लाख से बढ़ाकर 1000 लाख तक पहुंचाने का काम किया है। और आज विगत 3 सालों में भारत दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश ऑलरेडी बन चुका है। मान्यवर, लगभग विश्व के दूध उत्पादन का 1/4 भारत में होता है और 2023-24 में ये बढ़कर लगभग 24 करोड़ टन हो गया है। 14-15 में हम आए तब 14 करोड़ था। 10 ही साल में, आजादी से 14 तक 14 करोड़ और 14 से 24 तक 24 करोड़ हुआ है। ये कहते हैं ना सब मोदी जी ने ही किया है, तो भाई मैं तो हिसाब किताब लेकर आया। 75 साल में दूध का उत्पादन 14.6 करोड़ तक पहुंचा और 10 साल में 14.6 करोड़ से 24 करोड़ तक पहुंचा। मान्यवर, आज 23 राज्य स्तरीय संघ है। अरे यार, राहुल जी ने काहे को बोलते हो, कोई नहीं सुनता है, सीआर नहीं सुधरेगा। 23 राज्य स्तरीय संघ है, 240 जिला स्तरीय संघ है और 28 विपणन डेयरियां भी बनी और 2.30 लाख गांव में प्राथमिक दूध उत्पादक कमेटियां भी बन चुकी है। और मान्यवर, लगभग अब हमने इसके अंदर चक्रीय व्यवस्था, सर्कुलर इकोनॉमी की व्यवस्था करी है। अब डेयरियां प्राइवेट में दूध बेचने वाले पशु को भी आहार अब कोऑपरेटिव डेयरी देगी, उसका टीकाकरण भी कोऑपरेटिव डेयरियां करेगी, उनके गोबर को भी कोऑपरेटिव डेयरी कलेक्ट कर गैस बनाने का काम करेगी और जब पशु की मृत्यु होती है इसका चमड़ा और हड्डी भी कोऑपरेटिव माध्यम से बाजार में ऊंचे दाम तक किसान को मिलने का काम ये डेयरियां करेगी। ये सारे प्रोजेक्ट पर साइमल्टेनियसली 10,000 करोड़ के खर्चे से काम चालू हो गया है और डेयरी के अंदर पशु के गोबर से लेकर पशु की हड्डी और चमड़ी तक सारा मुनाफा पशुपालन करने वाले गरीब किसान के पास जाए, इसकी हमने माननीय व्यवस्था करी है। क्योंकि जब हम डेयरी के लिए काम करते हैं तो मान्यवर, इसमें 70% से अधिक हमारी माताएं जुड़ी हुई, बहनें जुड़ी है, बच्चियां जुड़ी है। महिला किसान डेयरी के उद्योग के साथ जुड़ा है। जब डेयरी के अंदर इतनी बड़ा आर्थिक फायदा होगा तो महिला एम्पावरमेंट भी इसके पर होगी। मान्यवर, दलहन की एमएसपी के पर खरीदी करने के लिए सालों से ये लोग मांग कर रहे थे, कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया। हमने 3 दालों को 100% जो हमारी ऐप पर जाएगा, नाफेड और दूसरा क्या नाम है, एनसीसीएफ, ये 2 साइट पर जाएगा और अपने आप को रजिस्टर करेगा। एमएसपी पर इसका 100% दलहन भारत सरकार करेगी। मक्के का किसान देश में कहीं पर भी है, नाफेड और एनसीसीएफ की साइट पर जाएगा, इसका 100% खरीदी भारत सरकार एमएसपी पर करेगी। और मान्यवर, पहली बार हो रहा है। ये जो कह रहे हैं सब आपके आने के बाद हुआ है, हाँ जी, हमारे आने के बाद ही हुआ है। मान्यवर, हमने पहली बार कोऑपरेटिव में सहकारी रैंकिंग फ्रेमवर्क बनाया है। 7 प्रमुख क्षेत्र, सब क्षेत्र हम आवरित कर लेंगे मगर अभी इनके पैरामीटर्स बन रहे हैं। पैक्स, डेयरी, मत्स्य पालन, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, आवास क्रेडिट और खादी और ग्राम उद्योग, इसकी समितियों की रैंकिंग के पैरामीटर्स बन गए हैं। अब जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर एक्सेलेंस के अवार्ड भी दिए जाएंगे और इनकी रैंकिंग के हिसाब से कोऑपरेटिव बैंकों से उनको ऋण मिलने की भी व्यवस्था होगी। मान्यवर, मोदी जी ने ये जो नारा दिया है, सहकार से समृद्धि, ये सिर्फ नारा नहीं है, इसको जमीन पर उतारने के लिए 3.5 साल में सहकारिता मंत्रालय ने दिन रात एक करे। और मान्यवर, आने वाले दिनों के अंदर, कुछ ही महीनों में
कोऑपरेटिव बेसिस पर ओला उबर जैसी एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सहकार टैक्सी आने वाली है, जो 2 व्हीलर की टैक्सी का भी रजिस्ट्रेशन करेगी, जो रिक्शा का भी रजिस्ट्रेशन करेगी और 4 व्हीलर का भी करेगी, और उसका मुनाफा किसी धन्ना सेठों के हाथ में नहीं जाएगा मान्यवर, वो ड्राइवर के पास जाएगा। इस प्रकार की हम कोऑपरेटिव लेकर आ रहे हैं और बहुत कम समय के अंदर एक कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कंपनी भी बनने जा रही है, जो देश भर की सभी कोऑपरेटिव व्यवस्था का इंश्योरेंस का काम करेगी। और मान्यवर, मैं विश्वास से बताता हूं, ये कंपनी बनने के बाद कुछ ही समय में प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एक कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कंपनी बन जाएगी। मान्यवर, ये मैं जवाब में कहने वाला था, मगर इन्होंने बीच में यूपी कर रहे हैं। मान्यवर, ये जो मैं विधेयक लेकर आया हूँ यूनिवर्सिटी का, इसका यूनिवर्सिटी का स्थान गुजरात में है, क्योंकि गुजरात सरकार ने जगह दी है, परंतु यूनिवर्सिटी का कार्यक्षेत्र पूरा भारत है। हर राज्य के अंदर जो कोऑपरेटिव, अरे सुनिए ना, पूछते हैं तो सुनिए भाई, जरा सुनिए ना, धैर्य तो रखिए। मानिए, और पूरा भारत रखा है, पूरे देश में, चाहे आसाम में कोई कोऑपरेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसको भी स्कूल या कॉलेज के नाते इसका स्टेटस देखकर हम रजिस्टर करेंगे। यूपी में भी करेंगे, तमिलनाडु में भी करेंगे, केरल में भी करेंगे, उड़ीसा में भी करेंगे, क्योंकि इतना सारा कोऑपरेटिव का विकास हो रहा है मान्यवर, तो हर जगह ट्रेन ह्यूमन रिसोर्स, ट्रेन बंदों की जरूरत है, और वो हमें इसी यूनिवर्सिटी के माध्यम से मिलेगा। मान्यवर, आज जब मैं यहाँ आया हूँ, तब मैं आपको बताना चाहता हूँ ये यूनिवर्सिटी क्यों बनी। ये मैंने जो बैकग्राउंड गाया, 3.5 साल में कोऑपरेटिव का जो विकास किया है, कोऑपरेटिव हर क्षेत्र में पनपी है। वहाँ कोऑपरेटिव वीक होने का एक कारण भी था कि जो समितियों में होता था वो अपने चट्टों बट्टों को नौकरी दे देते। अब क्योंकि सहकारिता के क्षेत्र में कोई डिग्री ही नहीं है, तो अगर कोई मानक बनाना है तो भी क्या बनाते। कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बनने के बाद इसके डिप्लोमा और डिग्री वालों को ही नौकरी मिलेगी, जो मेरिट्स में गरीब बच्चों को मिलेगी। मान्यवर, प्रॉफिट बेस्ड मॉडल को हम प्रोग्रेस बेस्ड मॉडल बनाना चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी बेस्ड मॉडल बनाना चाहते हैं, और ये मैं मानता हूं कि डोमेस्टिक के साथ साथ ग्लोबल वैल्यू चेन में भी हम बहुत बड़ा योगदान करेंगे। मान्यवर, एक न्यू एज कोऑपरेटिव कल्चर भी इस यूनिवर्सिटी से शुरू होगा, और सहकारी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान देश भर में हजारों की संख्या में फैले हुए हैं, मगर किसी का कॉमन कोर्स नहीं। जैसे पैक्स का सेक्रेटरी, तो इसका कोई कोर्स ही नहीं। कोऑपरेटिव बैंक में काम करने वाला व्यक्ति, इसका कोई कोर्स ही नहीं। चीनी मिल के अंदर काम करने वाला टेक्नीशियन, इसका कोई कोर्स नहीं। सादी इंजीनियरिंग पढ़कर ही वो वहां काम करता है। आज ये सारे कोऑपरेटिव से जुड़े हुए जो रिक्वायरमेंट है, इसके कोर्स डिजाइन करने का काम हमने यूनिवर्सिटी बनने के पहले ही चालू कर दिया है। डिग्री कोर्स भी बनेंगे, डिप्लोमा कोर्स भी बनेंगे, पीएचडी भी दी जाएगी, और कुछ एग्जिस्टिंग कर्मचारी जो है उनको 1 सप्ताह का सर्टिफिकेट कोर्स भी देंगे। माननीय सदस्यों, आपकी सहमति हो तो सभा की कार्रवाई इस विषय की समाप्ति तक बढ़ा दी जाए। मान्यवर, बिल के माध्यम से सहकारी सिद्धांतों का विस्तार होगा, सहकारी गतिविधियों का विस्तार होगा, नई प्रौद्योगिकी का फायदा कोऑपरेटिव को मिलेगा, अनुसंधान और नवाचार भी बढ़ेंगे, और जमीन पर एक मजबूत कोऑपरेटिव खाका समग्र देश में सिमेट्रिक तरीके से डेवलप होगा। ये मान्यवर मेरा विश्वास है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, और ये जो एपेक्स सहकारी विश्वविद्यालय बनेगा, जो त्रिभुवन पटेल जैसे महान व्यक्ति के नाम के साथ जुड़ा है मान्यवर,
वो इस देश के सहकारिता क्षेत्र को बहुत अच्छे सहकारिता कर्मी देने का काम करेंगे। मान्यवर, इस विधेयक में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत इसको पंजीकृत किया जाएगा। हब एंड स्पोक मॉडल पर ये चलेगा। विश्वविद्यालय का हब विश्वविद्यालय का कैंपस और स्कूल होगा। विश्वविद्यालय का स्पोक संबंध संस्थान होगा और सहकारिता क्षेत्र के लिए समर्पित देश का पहला विश्वविद्यालय 75 साल की आजादी के बाद मान्यवर बनेगा और प्रतिवर्ष लगभग 8 लाख लोगों को शिक्षण, चाहे डिग्री, चाहे डिप्लोमा, चाहे सर्टिफिकेट कोर्स और चाहे अनुसंधान पीएचडी करने के लिए लगभग 8 लाख लोगों की कैपेसिटी ये सहकारिता विद्यालय की होगी, क्योंकि करीब करीब हर जिले में इसके संबंध कॉलेज और स्कूलों को मान्यवर पहले 1 साल के अंदर ही खोला जाएगा। इसके अंदर दौरान 10वीं और 12वीं पास लोगों के लिए भी कोर्स होंगे, इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए भी कोर्स होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए भी कोऑपरेटिव बैंकिंग के कोर्स होंगे, टेक्नोलॉजी के छात्र जो इंजीनियर बन के आए हैं इनको कोऑपरेटिव की टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट जैसे डेयरी है और बाकी सारी चीजें हैं, इस सब के लिए दरियाई संपदा का प्रोसेसिंग, इस प्रकार की कई चीजें हैं, इसके लिए भी अनुकूल कोर्स होंगे। बड़े पैमाने पर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म और स्वयं जो प्रधानमंत्री जी का एक इनिशिएटिव है इसके माध्यम से हम आज के बढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप लचीली प्रवेश और निकास प्रणाली भी एक मल्टी डिसिप्लिनरी पाठ्यक्रम के साथ काम करेगी। कोऑपरेटिव के साथ बच्चा बहुत सारा पढ़ पाएगा और मान्यवर जब ये 8 लाख लोग प्रति साल या तो सर्टिफिकेट या तो डिप्लोमा या तो डिग्री लेकर निकलेंगे, मुझे विश्वास है एक नए रक्त का संचार कोऑपरेटिव मूवमेंट में होगा और हमने जो खाका बनाया है मान्यवर वो खाका भी मजबूत होगा और सिमेट्रिक सहकारी स्ट्रक्चर का निर्माण होगा। और मान्यवर, मैं यहाँ पर खड़ा रहकर इस पवित्र सदन में जब सहकारिता की बात कर रहा हूँ तब मैं बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा, मैं 18 साल की आयु से ही कोऑपरेटिव से जुड़ा हुआ हूँ और हर एक क्षेत्र के कोऑपरेटिव का मुझे एक्सपीरियंस है। इसकी कमियों का भी मैंने खुद झेला है और उसकी खूबियों का आनंद भी मैंने लिया है। कमियां बंद कर खूबियां बढ़ाकर एक समृद्ध ग्रामीण भारत की नींव नरेंद्र मोदी जी डालना चाहते हैं। ये विश्वविद्यालय का बिल इसमें मजबूत स्ट्रक्चर प्रदान करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं अपील करना चाहता हूं प्रतिपक्ष के मेरे साथियों को, कभी कभार तो सर्वसहमति से कुछ करिए। ये किसानों के लिए है, गांव के लोगों के लिए है, इसको कम से कम विरोध के बगैर पारित कराइए, ऐसी मेरी विनती है। धन्यवाद।